ज़ूम कर लो, वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोफ़ाइल पे काम कर रहे हो। अब प्रोफ़ाइल के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उसका नेम है, उसकी ईमेल है, उसका बायोडाटा है, उसकी प्रोफ़ाइल इमेज है और उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यूज़र से आपने जो डाटा लेना है, ये किसी न किसी फॉर्मेट में लेना होगा, कोई ना कोई आपके पास वे होना चाहिए। सो इसके लिए हम एचटीएमएल का इनपुट टैग यूज़ करते हैं यूज़र से डाटा लेने के लिए। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम देख के आए थे एचटीएमएल में। जैसा कि टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है? और कोई फ़ाइल है, इमेज है, कोई फ़ाइल कोई भी हो सकती है, जैसा कि पीएनजी की फ़ाइल हो सकती है हमारे पास, कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल जिसे डॉक बोलते हैं या कोई पीपीटी जिसे हम पावर पॉइंट की फ़ाइल बोलते हैं। तो ये इनपुट्स क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब जो ये डाटा है, अब कुछ चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। मतलब अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ, साइन अप के टाइम पे उसका नेम और ईमेल और पासवर्ड ये कंपल्सरी चीज़ है। ऐज मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ उससे, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ उससे, प्रोफाइल इमेज मैं बाद में भी ले सकता हूँ, बट ईमेल, नेम और पासवर्ड ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, इनके बिना हम यूज़र का साइन अप करवा ही नहीं सकते। तो ऐसी फील्ड जो रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन को यूज़ करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए अगर आप साइन अप करना चाह रहे हो। अब इसी के साथ अब हम फिर आगे इसकी फर्दर एडवांस में जाएँ, तो मैं लेट्स सपोज़ एक मेरे पास है इनपुट टाइप जिसमें मैंने फ़ोन नंबर लेना है। अब फ़ोन नंबर लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका डिफ़ाइन करना है कि वहाँ पे जस्ट उस इनपुट फ़ील्ड में नंबर्स आएँ। एक तो है कि मैंने वहाँ पे नंबर्स की टाइप रख ली। नंबर टाइप रखना मेरी नज़र में एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी रीज़न है। मैं आपको अभी उसमें जाके जब प्रैक्टिकल फॉर्म बनाएँगे वहाँ पे ये चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों अच्छी चीज़ नहीं है। हालाँकि नंबर है, नंबर अलाउ कोई और टेक्स्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो उसको हम हैंडल करेंगे कोई ना कोई रिजेक्ट्स बना के। खैर, सो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशंस करते हैं, उसे एरर्स दिखाते हैं, जैसा कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, इस तरह का ये है। सो अब ये काम हमने सीखना है। अभी तक जो हमने यहाँ पे ऐप बनाई, इसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हम रन कर रहे हैं, एक हमने फॉर्म बनाया ऐड प्रोडक्ट का, जिसमें टाइटल था, कैटेगरी थी, ये इसमें क्या थी, उसकी प्राइस थी। अब ये प्राइस की बात कर रहा है, जैसे मैं नंबर की बात कर रहा था। अब यहाँ जब नंबर है ना, यहाँ पे आप नंबर लिख तो रहे हो, डन है। एक साथ में बिहेवियर भी है कि यहाँ से ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, नंबर है इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो ये वाला बिहेवियर फोन के लिए नहीं चाहिए। ये क्वांटिटी की शेप में तो हमें काम करेगा कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर दूं या नंबर ऑफ आइटम को इंक्रीज डिक्रीज कर लूं। क्योंकि जब एक नंबर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर टाइप किया, कोई भी रैंडम करते हैं हम यहाँ पे, अब इस नंबर में तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत चीज है, ठीक है? तो ये हमारे पास अब इस बिहेवियर के लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक रिजेक्ट्स बनाएँगे। रिजेक्ट्स क्या होता है? एक पैटर्न होता है जो कि इस इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई इसने किस फॉर्मेट डाटा को लेना है। हम टेक्स्ट के अंदर ही बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर जस्ट हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स ही आएँगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। डन है? अब फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट करना सीख लिया, जो कि सुमित ने मिस किया। हमारे साथ साद और मुसव्विर थे वहाँ पे। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब फॉर्म हैंडलिंग के लिए हम मल्टीपल थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? जैसा कि अभी मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। एक हमारे पास जो पैकेज हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं, रिएक्ट फॉर्म हुक करके हमें मिलता है, ठीक है? ये एक हमारा पैकेज है। अब इसके हमारे मार्केट में इसी के साथ बहुत सारे और भी मिल जाएँगे। सिमिलर जो पैकेज होते हैं, मैं लिस्ट निकालता हूँ। सिमिलर यहाँ पे पैकेज है। सो यहाँ पे हमें यकीनन कहीं न कहीं एक लिस्ट दे देगा, यहाँ पे जैसे कि लिस्ट दिखा रहा है कि 5 बेस्ट लाइब्रेरीज़ टू डेवलप रिएक्ट जेएस फॉर्म्स। इस पे चलते हैं। सो अब इसमें देखेंगे कि हम यूज़ बेसिकली जैसे हमने स्टार्ट में एक चीज़ यूज़ की थी कि हमने जब रिएक्ट की बात कर रहे थे कि हमें
सिलेक्शन जो करनी है ना कि हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, उस चीज़ का पता होना चाहिए। यहाँ पे वेबसाइट ओपन होती है, इसमें हमारे उसके नेम्स होंगे जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हमें बहुत सारे पैकेज मिल जाएँगे जो कि फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगेन जो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है वो रिएक्ट फार्म हुक ही आता है। इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको एक कह लो कि हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सो अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। खैर लोड होंगे तो अपनी साइड भी आप चेक कीजिएगा। खैर यहाँ पे अगर मेरे पास लोड नहीं भी होता अभी, यहाँ पे भी वेबसाइट प्रॉपर लोड नहीं हुई है, इसकी स्टाइलिंग की फाइल लोड नहीं हुई है। जस्ट हमें यहाँ पे दिखा रहा है एक उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में यहाँ जो भी कुछ है। खैर एक फॉर्मिक का हमारे पास नाम आता है। रिएक्ट फार्म के बाद कुछ लोग फॉर्मिक यूज करते हैं फॉर्म हैंडलिंग के लिए। उसके की फीचर्स है, ये एक आर्ट डिजाइन करके इसने दिया हुआ है, ये भी हमारे पास है। ये 10 स्टैक करके है, आजकल इसे भी लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल हमारे पास फीचर्स हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन चीज यूज हो रही है उसकी दो तीन पर्पज है कि हम देखते हैं कि पैकेज साइज क्या है उसकी, हमारे पास उसको यूजर्स कितने यूज कर रहे हैं, वो कितना इजी टू यूज है। तो खैर कोई भी यूज कर लो, अभी जिस हम ये ओपन तो खैर हुआ नहीं है, बाकी इसको फिर दोबारा देखेंगे कहीं हमें मौका मिला। तो अभी जो हम चूज कर रहे हैं वो रिएक्ट फार्म हुक है। मैं दोबारा यहाँ पे आके सर्च करता हूँ रिएक्ट फार्म हुक। ये क्या करेगा, हमें इस पैकेज के होम पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे ये हमारी इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, शुक्र है ये जल्दी ओपन हो गई। ये हमारे पास एक ये स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए ही बना हुआ है, इसीलिए सबसे पहले हम इसे प्रेफर करते हैं, रिएक्ट के लिए है। और ये फ्लेक्सिबल वेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए। यही पैकेज मोबाइल के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं वेब पे, तो हम यहाँ पे आगे क्लिक कर देंगे रिएक्ट वेब, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक्ड है। यहाँ पे ये अभी हमारे पास रिएक्ट नेटिव पे आ गया और अब ये हमारे पास रिएक्ट वेब पे आ गया। अब हम चलते हैं इसके गेट स्टार्टेड के सेक्शन में। अब गेट स्टार्टेड में सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है कि भाई इंस्टॉल करना है आपने इस चीज को। इंस्टॉल कैसे करना है, एनपीएम के है, इनके अंदर जाओ, इसके अंदर इंस्टॉल कमांड दो और ये नाम दे दो उसका। तो ये इंस्टॉल करने के लिए कॉपी कर लो कमांड को और अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक नया पावर शेल ओपन करता हूँ। सबसे पहले मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट की इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मैंने यहाँ पे पाथ देख लिया, मैं इसी डायरेक्टरी में हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने कमांड इंटर की और मैंने इसके अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट हो गया। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है। हमेशा जब भी इंस्टॉल करते हैं हमारी अप्रोच होती है कि हम अपने इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आते हैं और पैकेज डॉट जेसन में आकर देखते हैं कि भाई कहाँ पे ऐड किया है। सो ये रिएक्ट हुक फॉर्म है जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, डन है। तो ये यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक। सो अभी क्या है कि पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गया। अब हमने इसको करना है यूज। यूज कैसे करना है अब इसकी बात करेंगे हम। हमारे पास यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी हमें, जैसा कि यहाँ पे इटसेल्फ ये एग्जाम्पल दिखा रहा है। ठीक है, मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, जरूरी क्या है कि हम अपने यूज केस में देखते हैं, हमने रिएक्ट में काम करना है और रिएक्ट में काम करने के लिए हमें कंपोनेंट्स के साथ काम करना होगा। तो हम एक फॉर्मेट कोई भी चूज कर लेंगे, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिखा रहा है ये वनीला जो हम फॉर्म बनाते हैं ना, एचटीएमएल सीएसएस से जो बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से, जस्ट ये उसमें यूज होगा। लेकिन यूज अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम रिएक्ट में यूज नहीं कर सकते, टैग्स तो हैं, इतना भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ना, कह लो कि अप्रोच हमारी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। हम एक अप्रोच फॉलो करेंगे कोई भी, क्यों? क्योंकि हमने कंपोनेंट बेस्ड चीजों को हैंडल करना है रिएक्ट में। तो इसलिए मैं इस अप्रोच को फॉलो नहीं करूंगा यहाँ पे। मेरी जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। सबसे पहले इसे यूज कैसे करना है मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बजाय मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। अब करना क्या है कि हम अपने कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ एसआरसी में आ गए तो यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट का हमने फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि यहाँ हमने इनिशियल स्टेट सेट करवाई थी, ये सारा कुछ यहाँ से फिलहाल आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। हमें सिर्फ ये हैंडलर जो है ना ऐड फॉर्म ये चाहिए होगा, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब के सब यहाँ से डिलीट कर दिए। अब एरर आ रहे होंगे जहां जहां भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑन चेंज पे यूज हो रहा है, ये आप हटा दो यहाँ से। और यहाँ आपका ये ऑन चेंज और वैल्यू, ये वैल्यू भी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है,
इन शॉर्ट ये करते हैं कि हम ये सारे के सारे जो है ना, ये सभी हटा देते हैं। ये पूरी की पूरी मैंने रो यहाँ से गायब कर दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास अभी फार्म का टैग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरे पास सबसे पहले ऐप क्या है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो। यहाँ पे कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट डाटा जो भी है, यहाँ पे हमने लॉग लगाया हुआ है, ये नॉट डिफाइंड तो हटा दो। अभी ऐप हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है और अभी आप यहाँ पे आके देखते हो, तो ऐप आपकी यहाँ पे रन हो रही है। डन है? अब इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएँगे और उसको हैंडल करेंगे एक यूज़ फॉर्म इस लाइब्रेरी के साथ और फिर इसकी एरर हैंडलिंग भी करेंगे। पहला स्टेप वही जो हमने फॉर्म की वैल्यू को गेट किया था ना, पहले इस पैकेज के साथ उस स्टेज पे आएँगे हम। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, अब रिएक्ट फॉर्म हुक को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स करके डीस्ट्रक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब यूज फार्म हुक जो है ना एक फंक्शन है जो कि मैंने कॉल कर लिया कहाँ से रिएक्ट हुक फार्म से। ये यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। ये आपको याद होगा मैंने पहले भी बात की थी ये इसका मतलब क्या है। देखो मैं सिंपल समझाता हूँ ये यहाँ पे ये मतलब क्या कर रहा है सेंस क्या क्रिएट हो रही है। आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया या आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक फंक्शन है ये एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ इससे मिक्स ना करना आप लोग। ये जस्ट समझाने के लिए कि ये हमने डायरेक्ट ऐसे क्या लिखा ऑब्जेक्ट क्यों लिखा ये। आप यहाँ पे कहते हो फंक्शन और यहाँ मैंने फंक्शन का नाम लिखा समथिंग। ठीक है। ये फंक्शन है एक। ठीक है और ये आपने बना लिया आपने कहा कि जब भी हमें रिटर्न करेगा ये क्या करेगा एक चीज रिटर्न करेगा। वो क्या होगी आपके पास यहाँ पे आपने कह लिया कि लेट नेम इक्वल किसके है जेएस के और यहाँ से आपने नेम जो है वो रिटर्न करवा दिया। डन है। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा लेट्स सपोज मैं अभी कॉल करने जा रहा हूँ। अब मैंने इसे कॉल किया मैंने कहा कॉस्ट यहाँ पे और मैं इसको कुछ इस तरह से यूज कर रहा हूँ समथिंग। ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें रिटर्न करेगा एक नेम करके कोई चीज तो नेम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। है ना। तो सेम ऐसे ही हमने एक ये यूज फार्म हुक एक फंक्शन है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है रिएक्ट हुक फार्म के अंदर से। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें तो वो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूंगा डी स्ट्रक्चर करूंगा अभी के अभी। ठीक है ये इस तरह से आया हमारे पास। अब वो चीजें क्या हैं वो हमें पता चलेंगी वो उस पैकेज से लेकिन फिलहाल आपको पैकेज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक हमें यहाँ से मिलेगा कंट्रोलर कंट्रोल। एक होगा हमारे पास हैंडल सबमिट ये दो चीजें ये अभी दो ही नहीं है और बहुत सी चीजें हैं। कंट्रोलर क्या है बाय नेम शो कर रहा है कि हम अपने इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज क्या है हैंडल सबमिट है। हैंडल सबमिट क्या है हमने फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए करेंगे इसको यूज करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है। अब पहले यहां तक इसको यूज करते हैं। अब जो हैंडल सबमिट है वो मेरा उस फॉर्म के यहाँ पे कॉल हो जाएगा जो कि आपने बनाया। इसे आप यहाँ पे कॉल कर लो। इसमें अगर मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दूं तो इस फंक्शन में मुझे डाटा मिलेगा इसमें कोई भी पैरामीटर पास कर दो डी कर दो डी में डाटा मिल जाएगा जो भी लिखोगे। यहाँ पे आपने एक एरो फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर जो आपने ये फंक्शन अपना बनाया ना इसको आपने कॉल कर लिया और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में यहाँ पे ये डाटा पास कर दिया। ये डाटा यहाँ से रिसीव किया इस फंक्शन के यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा या आप कह लो फॉर्म डाटा कोई भी नाम रख लो। और इसमें ई डॉट प्रिवेंट करने की जरूरत ही नहीं है ये खुद हैंडल करेगा इस चीज को। तो मेरे पास यहाँ भी जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे इसका डाटा मिल जाएगा यहाँ पे। डन है। अब इसमें हमने डिफाइन करनी है अपनी इनपुट फील्ड्स जो भी मेरी फील्ड्स हैं मैं उन्हें डिफाइन करूंगा। डिफाइन करने के लिए हमें एक कंपोनेंट चाहिए होगा। वो क्या है कंट्रोलर करके हमें कंपोनेंट है जो कि यहीं से आएगा। ये कंट्रोलर है जो कि रिएक्ट फार्म हुक से आ गया। अभी ये मुझे एरर देगा। एरर आप जाओगे यहाँ पे कह रहा है कि भाई कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल कंट्रोल। ये बेसिकली हमारा उसी इस कंपोनेंट से आ रहा है। इसे आप यहाँ पे आके कमेंट कर दो तो आपके पास ऐप क्या है रन हो गई है। मतलब क्या है कि इस कंपोनेंट में कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज चाहिए ही चाहिए। उसमें क्या है हमारे पास कंट्रोल करके है इस कंट्रोल में क्या करेंगे हम यहाँ से ये अपना कंट्रोल का जो है ना ये पास कर देंगे। एक ये चीज है। एक क्या होगा इसका नाम होगा।
मैं लेट्स सपोज़ इसका नाम डिफाइन करता हूँ, मैं नेम जो रख रहा हूँ ना फिलहाल मैं कहता हूँ इसका क्या था टाइटल। जैसा कि हमारा यहाँ भी पहले दिखाया हुआ था, एक प्रोडक्ट का टाइटल कह दिया मैंने। ये हमारे पास हो गया। अब क्या आएगा हमें रेंडर करके एक हमसे क्या लेगा ये ऑब्जेक्ट लेगा जिसमें हम एरो फंक्शन देंगे और एरो फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो जो भी कंपोनेंट है ना, जो आप दिखाना चाह रहे हो, वो क्या कर लो यहाँ पे पास कर लो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ, जो कि एचटीएमएल की इनपुट है, इनपुट का टैग है। अब इसके अंदर जो ये रिटर्न है ना, इसमें भी कुछ हमें रिटर्न करेगा। इसमें रिटर्न क्या करेगा, मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने जो फील्ड करके है ना, वो रिटर्न करवा लिया। अब इस फील्ड्स के अंदर क्या होगा, मल्टीपल चीजें मिलेंगी हमें, वो दिखाता हूँ वो क्या। अब ये इटसेल्फ फील्ड एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप यहाँ पे आके इसे देखो तो दिखा भी रहा है नेम ऑन ब्लर ऑन चेंज रेफ वैल्यू डिसेबल, ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें रिटर्न कर रहा है ये फील्ड। ठीक है, इनके साथ हम इस इनपुट को बाइंड कर देंगे। अगर मैं इस सारे के सारे बाइंड करना चाहता हूँ ना एक दफा में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट लूंगा, ये थ्री डॉट लूंगा, सेपरेट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड करने के लिए जो हमने पढ़ा था विनिला जावास्क्रिप्ट में, मैंने फील्ड को एज इट क्या कर दिया, यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब क्या हो गया, हमारी जितनी भी इसकी फील्ड थी ना, वो इस इनपुट के साथ मतलब अपेंड हो चुकी है। अभी से यहाँ पे आके टेस्ट करते हैं, मे भी कोई चीज मैंने मिस ना की हो, अगर मिस की होगी तो देखेंगे। फिलहाल इसे यहाँ पे इतना करने के बाद अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बटन ले रहा हूँ, इस बटन की टाइप क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे, सबमिट। और इसे मैं कहता हूँ कि ऐड प्रोडक्ट, ये मैं ऐड प्रोडक्ट का कोई फॉर्म बना रहा हूँ लेट्स सपोज। तो अभी आप इसकी होम स्क्रीन पे आओगे, यहाँ पे आके आप देखते हो, रिफ्रेश कर लो तो अभी आपको इनपुट दिखाई नहीं दे रही है। इनपुट दिखाई क्यों नहीं दे रही, इसे देखते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर जा रहा है, कंट्रोलर में एक नेम जा रहा है, और यहाँ पे कंट्रोल है, और यहाँ पे एक रेंडर करके हमें पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी इनपुट है। हालांकि दिखना चाहिए, बट अगर नहीं भी दिख रहा तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने इस दोबारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं ना, वो आई थिंक तो जो हमें कंफर्ट मिलेगा वो इसकी अप्लाई वैलिडेशन में है या इंटीग्रेशन विद इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, इसमें उसने एक यहाँ पे पास किया हुआ है, और जिसमें हमारे पास ये एज इट, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है, वो एज अ ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहा उसको, वो उसको एज अ इनपुट पास कर रहा है। तो हम यहाँ पे उसको एज अ ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो इसको हटा दो। तो अभी इसको फॉर्मेट कर लो, और यहाँ पे ये भी हट जाएगा। और अभी जाके देखते हैं कि अभी शो कर रहा है हमें, तो अभी आपके पास ये शो हो रही है। ठीक है, बेस्ड ऑन सिंटेक्स वो हमें यहाँ पे, सो यहाँ पे अभी हमें शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसका यूआई इसमें कुछ हमने चेंज नहीं किया, जस्ट मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, वो एड सबमिट हैंडलर जो है ना बाय डिफॉल्ट वाला, वो खुद हैंडल कर रहा है ये चीज। अब मैं इसकी फॉर्म की वैल्यूज को करता हूँ यहाँ पे हैंडल करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा कंसोल है, कंसोल को मैंने यहाँ पे करवा लिया रिफ्रेश। इसके सबमिट होने पे आपको एक आ रही है चीज, ये क्या है, टाइटल है। और ये टाइटल कहाँ से आया, इस इनपुट फील्ड का आया, जिसका मैंने नाम टाइटल दिया था। अगर मैं इसको लिख दूं ना यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल, तो अब क्या करेगा, मुझे प्रोडक्ट टाइटल देगा करके इस फॉर्म के अंदर। वो बाइंड करवाना, उसकी ऑन चेंज पे हैंडल करना वो खुद करेगा, कंट्रोलर का काम है, वो हमारा काम है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने सिंपल सा इसे दोबारा क्लिक किया तो अभी आपके पास प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या है, टोमेटोज। ये यहाँ पे बाइंड किया, ये कुछ इसके वार्निंग्स आ रहे हैं, और यहाँ इसको क्लियर कर दो। पहले कंसोल को क्लिक करते हैं तो मेरे पास उसकी वैल्यू गेट हो गई है। ठीक है, तो अभी हमने एक ही फील्ड रखी है, जिसके अंदर हमारे पास अभी मल्टीपल फील्ड्स आएंगी, यूआई को हम हैंडल करेंगे और बहुत सी चीजें होंगी हमारे पास। तो जो डायनामिक वे है ना, वो ये है, एक थर्ड पार्टी पैकेज को यूज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे उसे डायनेमिकली यूज कर रहा हूँ। ये हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, हम अपने जो फॉर्म्स होते हैं ना, अभी तक आपने सब ने
फार्म देखें बहुत सिंपल, सैनब का फार्म है, सैनिन का फार्म है। अगर मैं आपको नेस्टेड फार्म दिखाऊं, नेस्टेड फार्म क्या होता है? एक स्टेप वाइज फार्म है, फार्म के अंदर फार्म बने हुए हैं, ठीक है। जब इस तरह की नेस्टेड चीजें आती है ना, तो वहां पे आके हम फिर इस चीज को सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो एक कॉम्प्लेक्स जो फार्म हैंडलिंग है ना, वहां पे आके हमें ये कह लो कि मनोसलवा वाली चीज है, बनी बनाई चीज देगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि हम कॉम्प्लेक्स फार्म भी बनाएं और उसमें जाके इस चीज को फिर मजीद देखेंगे। फिलहाल अभी तक बहुत सिंपल से फार्म को हैंडल करेंगे इसके साथ हम। तो अभी किसी के माइंड में कोई सवाल आ रहा हो, काफी लंबी कहानी हो चुकी है, थोड़े से एग्जाम्पल के साथ, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर एक बार ऐसे दोबारा रिपीट कर दें, मतलब कंट्रोलर जो है आपने दिए हैं, जो फील्ड बनाई। हाँ ठीक है। पहली बात, मुझे 5 मिनट देना है यार मैक्सिमम। अभी क्या हो रहा है, 3 आवर। तो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं 3:15 पे, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट दीजिएगा बस मुझे, फिर हम इसको रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कह लो कि 7 से 8 मिनट की ब्रेक है, पानी शानी पी लो तब तक आप भी।
ओके, वेलकम बैक। मेरी आवाज आ रही सबको? अगर सब यहीं पे है, एक दफा थम्स अप कर दिएगा काइंडली, जो जो यहाँ पे है अभी। सुमित यहाँ पे है, मुसव्विर यहाँ पे है, साद और अयाज। साद भी यहाँ पे। अयाज, आपको आवाज आ रही है? अयाज अली। ओके। तो मुसव्विर, आप बात कर रहे थे कि हम एक दफा रिपीट कर लें इस चीज को। मैं इसकी थोड़ा रिपीट करता हूँ। देखो, सबसे पहले जो मेजर चीज है ना, वो ये है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम बेसिकली किस पर्पज के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन गोल है वो फार्म्स की हैंडलिंग को है, क्योंकि जब हम बैकएंड पे जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ना फ्रंट एंड साइड पे हम कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म भी क्रिएट करेंगे जो नेस्टेड होंगे। और नेस्टेड के लिए भी हमें यही पैकेज है जो हेल्प कर रहा होगा, बहुत इजीली, कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं होगा। जो हमारी स्टेट वगैरह होती है ना, सिंपल स्टेट, उसके साथ नेस्टेड को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इतना ही मुश्किल नहीं है, हैंडल हो सकता है, बट थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले कोई ऐसा वे देख लेते हैं कि भाई सिंपल इजी सा हमें, कि उसमें हम मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्टेट ना करनी पड़े, इजीली काम हो जाए। तो हमने चूज किया यहाँ पे अभी रिएक्ट हुक फार्म को, ये रिएक्ट फार्म हुक को। ठीक है। अब ये पैकेज है, ये यूज किस तरह होगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या बेसिकली इसको यूज करना है वो क्या है। उसके लिए हमें चाहिए होती हैं 2 से 3 चीजें जो मेन हमें हेल्प करती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूज फार्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से? रिएक्ट हुक फार्म से। ये जब कॉल करते हैं फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। जब इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक कंट्रोलर मिलता है और एक हैंडल सबमिट। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, बट जो इनिशियली हमें चाहिए वो 2 चीजें हैं, एक कंट्रोलर और एक सबमिट चाहिए। सबमिट का काम क्या है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो इस फंक्शन के अंदर हमें डाटा मिलेगा, जो कि मैंने डाटा बाय डिफॉल्ट, चाहो तो आप देखने के लिए यहीं पे कंसोल करवा लो। ठीक है, तो यहाँ भी काम करेगा, बट मैंने वो भेज दिया बाहर एक फंक्शन में। ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे उसके आर्गूमेंट में डाटा भेजा और पैरामीटर में रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे मुझे अपनी इनपुट्स को रेंडर करवाना है फॉर्म के अंदर। तो इनपुट्स को रेंडर करवाने के लिए हमें एक कंपोनेंट कॉल करना पड़ा, जो कि कंट्रोलर के नाम से मिलता है कंपोनेंट हमें। कंपोनेंट क्या होते हैं? इटसेल्फ फंक्शंस होते हैं, जो कि हमने कंपोनेंट की डेफिनेशन में पढ़े थे। तो ये कंट्रोलर हमारा कहाँ से आया? रिएक्ट हुक फॉर्म से आया। ये कंपोनेंट है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें लेता है हमसे। एक हमारे पास नेम होता है, नेम देना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसी ना किसी नेम से हमारे पास आएगी। तो हमने एक नेम पास कर दिया। दूसरा, हमने कंट्रोलर, कंट्रोलर के प्रॉप के अंदर कंट्रोलर को यहाँ पे पास कर दिया, जो कि इंपोर्ट किया हमने। थर्ड चीज है कि जो कंपोनेंट वहां पे रेंडर करवाना चाहते हैं, जिसकी स्टेट की वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे एक इनपुट ले ली, इनपुट का टैग यहाँ पे पास किया फंक्शन के अंदर। तो इसके साथ एडिशनली मुझे चीज जो मिली, इसके आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है। और उसको मैंने एज इट यहाँ पे कर दिया, बाइंड कर दिया। ठीक है। इससे पहले जो हमने वे देखा था उसका मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, आप चाहते हो जस्ट ऑन चेंज को आपने यहाँ पे हैंडल करना है, तो इसका एक ये भी वे है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में से ऑन चेंज में कर लो, डी स्ट्रक्चर कर लो। डी स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आओ, इस इनपुट के ऊपर, इस इनपुट पे आके आगे करो ऑन चेंज, यहाँ पे पास कर दो। ये क्या लेगा आपसे? एक एरो फंक्शन ले लेगा। ये एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा ये ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक इवेंट मिलेगा। वो इवेंट की जो वैल्यू है वो कर दो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दो। तो ये भी इसका एक वे है, इस तरह से भी हैंडल हो सकता है। बट अभी मैंने ऑन चेंज को यहाँ पे यूज किया। ठीक है। बट इसका सिंपल वे वो नहीं था कि मैं सिंपल ऐसा कुछ भी ना करूं। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है बाय डिफॉल्ट में उनको बाइंड करवा दो यहाँ पे। यहाँ पे ये लो, मैंने कहा कि भाई एज इट जो भी आ रही है वो इसके साथ क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। ये चीज है। तो सिंपल वो सारी ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन वो जो हमारे पास थे, वो सारे सारे यहाँ पे बाइंड हो गए इसके साथ। तो इसके लिए मुझे वो ऑन चेंज का हैंडलर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल हो गया। तो अब कॉल होने के साथ क्या हुआ कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हमें इस नेम से क्या मिलेगी, वहां पे वैल्यू मिल जाएगी इसकी।
अब मुझे मल्टीपल चाहिए तो इसी को आप रिपीट कर लो। ये लो, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं कोई बूटस्ट्रैप का कुछ और नहीं ले रहा, यहाँ पे एक सिंपल डिव ले रहा हूँ, ठीक है। डिव में इसे रैप कर रहा हूँ यहाँ पे। इसे आप रिफ्रेश कर लो, और रिफ्रेश करने के बाद आप इसे एक दफा खत्म करो, दोबारा क्या करो, यहाँ पे रिपीट कर लो। मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट टाइटल था, एक हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये हमारे पास एक इनपुट है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, कंट्रोलर भी वैसे ही जाएगा, फील्ड भी वैसे ही जाएंगी, क्योंकि इनपुट ही है हमारे पास। यहाँ पे अगेन आ जाओ, अगेन यहाँ पे आके आप रिपीट करवा लो इसको, ठीक है। आप कहते हो कि इसमें क्या होगी, इसकी एक प्रोडक्ट हमारे पास जो प्राइस है ना वो भी इसमें ऐड करेगा। अब ये प्राइस ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी ऐसे ही, है ना। तो ये तीन चीजें मैंने बाइंड करवा ली है, तो यहाँ पे ये एज इट क्या हो रही है, यहाँ पे शो भी हो रही है। बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू यहाँ पे एज इट है। इसको हैंडल करेंगे कि भाई रीसेट किस तरह होगी, वो चीजें हमें ये फॉर्म ही प्रोवाइड करेगा जो यूज कर रहे हैं। अब ये इनपुट फील्ड्स हैं, यहाँ पे हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ लेबल दूंगा, जो कि एचटीएमएल में हमने पढ़ा था। लेबल क्या होगा इसका, मैं कहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट टाइटल। डन है। ये एचटीएमएल फॉर की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने उसी को ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, तो इट विल वर्क। ऐसे भी यहाँ पे हम कहते हैं कैटेगरी, और ऐसे यहाँ पे आते हैं और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट प्राइस। ये लो, अभी थोड़ा बेहतर है यहाँ पे, इसको और बेहतर करना चाहिए हमें, इसके नीचे रेंडर हो रही हो तो उसको बाइंड करवाएंगे। स्टाइल का काम है, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिलहाल हम सिंपल सा बी आर टैग लेते हैं, उससे बाइंड करवा देते हैं, लाइन ब्रेक करवा देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास है। अभी खैर ये चेंज हो जाएगा, मैं इसलिए इसको ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें ज़्यादा इसमें भी ज़रूरत नहीं है इतना इसको स्टाइल करने की और उसको रैप करने की। तो यहाँ पे ये हमारे पास अभी बेहतर लग रहा है। डन है ना। इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ प्लेस होल्डर दे दें तब भी बेहतर है, फिलहाल टाइटल हमारे इनफ है। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया, अब मैं इसकी वैल्यूज गेट करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एम्प्टी वैल्यूज आ रही हैं, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, मतलब सारे की सारी वैल्यूज क्या हैं, वो अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड तो अच्छी चीज नहीं है ना, हमारे पास या तो उसकी वैल्यू क्या हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, अनडिफाइंड ही होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे वहां पे उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करवानी चाहिए। अब अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ, वो कैसे होगा। उसके लिए क्या है कि हम सिंपल सा अपने इस फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट देते हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यूज फॉर्म हुक को, और इसमें कहते हैं कि भाई इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यूज है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा जहां पे हमारी वैल्यूज होगी। एक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट टाइटल करके, जिससे आप यहाँ पे आके ये नेम कॉपी कर लो। कॉपी किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर दिया, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी, क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। डन। प्रोडक्ट कैटेगरी जो है इसको भी कॉपी कर लो, और आप यहाँ पे आके बता दो कि भाई जो इसकी कैटेगरी है, यहाँ पे ये क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ऐसे ये आपके पास जो प्रोडक्ट प्राइस है ये भी आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके आप कमेंट कर लो, और ये कह दो कि भाई ये भी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमें वो सबमिट होने पे ये अनडिफाइंड नहीं देगा। अभी आप दोबारा सबमिट करते हो तो अभी क्या आ रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें खास ख्याल रखनी होंगी। जो नेम यहाँ पे लिखा वही इस इनपुट का यहाँ होना चाहिए, मतलब इस नेम से वो यहाँ पे वैल्यू मैच कर रही हो, तभी बाइंड होगी। तो अब ये वाली वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक फॉर्म को भी हमने हैंडल किया। अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे आके लिखा टाइटल जो है वो क्या होगा, एप्पल है, एक प्रोडक्ट है। कैटेगरी क्या है, फ्रूट्स है। प्राइस क्या है उसकी, कह लो कि 10 है। मैं जैसे ही इसे करता हूँ ऐड प्रोडक्ट, तो मेरे पास उसकी वैल्यूज आ गई हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है एप्पल फ्रूट्स, और उसकी प्राइस यहाँ पे दे दी मुझे उसने। बट अब मैं दोबारा रिस्क जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे कोई ना कोई इसकी फॉर्म्स की वैल्यूज को क्या मैं दोबारा चेंज करूँ, इस तरह यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाके फिर टोमेटो। ये गलत चीज है ना। इस चीज से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने फॉर्म को रीसेट करना होगा।
रीसेट करने के लिए क्या है, हम इसी फॉर्म पे आएंगे, यहाँ पे आके एक और फंक्शन को रीस्ट्रक्चर, हम कह रहे हैं कि री का यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करते हैं जो कि रीसेट है। इस रीसेट को हम यूज करेंगे अभी। मैं कहता हूं जब ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाए तो ये जो है ना रीसेट क्या हो जाए, कॉल हो जाए, है ना। अभी क्या होगा, अभी आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर लो ऐप को, यहाँ पे आपने आके कुछ टाइप किया, आप कहते हो इसका जो हमारे पास टाइटल है वो एप्पल है, कैटेगरी क्या है यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स है, और प्राइस क्या है यहाँ पे उसकी 12 है। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, फॉर्म की वैल्यूज भी आ गई और सारी की सारी वैल्यूज क्या होगी, रीसेट होगी। एक मीनिंगफुल नेम हमें फंक्शन दे रहा है। तो हमें अगर फॉर्म को रीसेट करना हो तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। चले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और सुमित आपका हैंड रेज है, अब्बास आपका भी हैंड रेज साथ जी, 1 बाई 1 सवाल पूछेगा। सर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एक क्लियर बटन ऐड कर देते हैं और हमें वो मतलब एकदम खत्म नहीं करनी होती, क्लियर बटन के साथ हम खत्म कर दें, ऐसा ये सही अप्रोच है या फिर ऐड प्रोडक्ट के साथ ही वो रिमूव हो जाए डेटा, ये सही अप्रोच? देखो, जो देखो फॉर्म सबमिट हो गया, अब मैं बताता हूँ होगा क्या इशू, इशू कहाँ पे आएगा, कौन सी अप्रोच ठीक है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मेरे पास वेबसाइट में ना यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, मैंने किया, मैं किसी और राउट पे गया, मेरी ऐप तो रिफ्रेश हुई नहीं है, मतलब क्योंकि रीलोड तो होती नहीं है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट। तो जब दोबारा ऐड प्रोडक्ट में आएगा ना तो उसे जो प्रीवियस फॉर्म था ना उसकी वैल्यूज यहाँ पे एज इट दिखाई दे रही होंगी। तो बेहतर अप्रोच क्या है कि जब फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, हम चेक लगाएंगे, एपीआई पे डाटा हमारा पोस्ट हो गया, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है अब वैल्यूज की, तो उसको वहां पे रीसेट कर दो। एक एडिशनल चीज है, यूजर क्या चाह रहा है, सबमिट करने से पहले सारी वैल्यूज को रीसेट करना चाह रहा है, तो रीसेट का बटन में दे दो, वो एक एडिशनल है। बट जो ये ऑन सबमिट हमने रीसेट करना है ना, ये कंपल्सरी है। साथ आपका हैंड रेज जी। सर मैं अपना सवाल अभी करता हूँ। वो जो अभी आपने बात बताई है ना, तो किन्हीं किन्हीं वो ये जो मिसबा मैम अक्सर ये फॉर्म सेंड करती हैं कि आप इसे फिल कर दें, तो जब हम उसे हाँ बैक करके दोबारा आते हैं तो वो वहाँ पे फील्ड्स जो एम्प्टी नहीं होती, वहाँ पे वो एज इट रहती हैं। तो तो मतलब कि क्या अच्छा ये भी बिहेवियर है वो। अप्रोच जो होती है। अब ये कब यूज होती है, मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अप्रोच भी एक है, मतलब ये गलत नहीं है, ये चीज गलत नहीं है, सही है इस सिनेरियो में। ये अगेन सिनेरियो बेस है, बिजनेस लॉजिक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर्म इन स्टेपर, यहाँ पे चलते हैं, कोई भी हमें एग्जांपल चाहिए जो भी मिल जाए। खैर एक यहाँ से ये ओपन करवाते हैं और यहाँ भी चलते हैं। खैर ये हमें अभी एक्सप्लोर करनी है, ये आज इस पे काम करने वाले थे बट मैंने कहा इसको नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। अब यहाँ पे हम्म, इसमें फॉर्म भी है कोई, फॉर्म नहीं है, हमें फॉर्म के साथ चाहिए यार, ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। ओके, यहाँ पे कोई और देखते हैं, यकीनन होगा, जैसा कि ये एग्जांपल है, बेहतरीन है, ये बेहतर है, हमारे इमेज से काम हो जाएगा एक सही। अच्छा, ये आप देख रहे हो साइन अप फॉर कोर्स नाउ एक फॉर्म है जिसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, पर्सनल डिटेल है, दूसरा क्या है, कोर्स डिटेल है, एक हमारे पास समरी है। पहला जो स्टेप है ना उसमें क्या ले रहा है, नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फोन नंबर। मैंने फिल किया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, मैं आ गया सेकंड स्टेप पे। अब इसमें क्या है, मैं कोर्स की डिटेल ले रहा हूँ कि भाई कौन सा कोर्स आपने करना है। लेकिन मुझे जाकर थोड़ी देर बाद फील हुआ, सेकंड स्टेप से मैं आता हूँ दोबारा फर्स्ट स्टेप पे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने नाम अपना गलत लिख दिया था या ईमेल मैंने गलत लिख दी थी, चेंज करना है। अगर मैं इसको स्टेप चेंज करने पे रीसेट करवा देता तो मतलब ये यूजर को दोबारा टाइप करना पड़ता। अब इस सिनेरियो में हमें उस फॉर्म को रीसेट नहीं करवाना, तो हम जब दोबारा भी आएगा तो उसके पास वो वैल्यूज एज दिखाई देंगी। ठीक है, मतलब वो उन वैल्यूज को प्रिसिप्ट कर रहा होगा, वहां पे वो होल्ड हो रही होंगी वैल्यूज। तो ये जो सिनेरियो है स्टेपर फॉर्म के अंदर, ये वैल्यू हमें इस सेंस के अंदर हमें रीसेट नहीं करना। तो ये अगेन जो चीज है ना वो सिनेरियो बेस है। हाँ, जैसे ही
अब इसी एग्जाम्पल के अंदर बताता हूं मैं आपको, इसने सारा पर्सनल डिटेल फिल कर ली, कोर्स डिटेल फिल कर ली, समरी फिल कर दी, अब इसको सबमिट कर रहा है। जब इसको सबमिट कर रहा है तो उस टाइम पे मुझे रीसेट करना ही चाहिए, फिर तीनों के तीनों जो स्टेप है ना उनकी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, वो रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर अगेन सिनेरियो बेस्ड चीज है, और ये हम डिफाइन नहीं करते। हमेशा हमें जब पता भी है ना, मैं आपको बताता हूँ, हालांकि हमें कुछ चीजों का पता होता है कि ऐसे होंगी। अगर मैनेजर है ना तो मैं उसे कहूंगा, पिंग करूंगा कि भाई मुझे इसका क्राइटेरिया बताओ, इसका यूजर एक्सपीरियंस मैं इतना बेहतर कर तो सकता हूँ, बट मैं खुद से नहीं करूंगा। कल को मैनेजर कहेगा या क्लाइंट कहेगा ये क्या चीज हो रही है, मुझे तो पसंद ही नहीं है ये चीज, तो मैनेजर कह देगा भाई डेवलपर साहब ने कारनामा किया, मैंने तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दी नहीं है। उस चीज से बचने के लिए आप इस तरह चीजों को इन डॉक्यूमेंट लेते हो हमेशा। ठीक है, तो ये चीजें एक बिजनेस लॉजिक के अंदर डिफाइन होती हैं। एक यूआई यूएक्स डेवलपर जो होता है ना, ये उसका काम है, ये सिनेरियो सारा उसने डिफाइन करना है कि भाई रीसेट होने पे क्या होगा, क्या बिहेवियर होगा, प्रोटोटाइपिंग के अंदर वो डिफाइन करता है वो सारी चीजें। खैर अभी ये चीज हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा फॉर्म बना लिया, अब मैं एक और सिनेरियो लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे फॉर्म सारा का सारा एम्प्टी है, अब इसको कंसीडर कर लो, हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो रही है, क्या हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए अगर मैंने टाइटल उसका दिया ही नहीं है और मैंने उसकी प्राइस नहीं दी? चलो कैटेगरी का मसला नहीं है, हालांकि कैटेगरी भी जरूरी है। अगर मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ टाइटल और प्राइस के बिना, तो ये फॉर्म सबमिट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विदाउट टाइटल और वो तो फिर एक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस में चला गया, डेटाबेस में सेट भी हो गया। तो इसकी वैलिडेशन दो तरह से होती है, एक होती है हमारी फ्रंट एंड साइड पे, होती है बैक एंड साइड पे। बैक एंड साइड का तो हमें अभी कह लो कि बात ही है, वो तो हमने देखा भी नहीं है अभी। बैक एंड में भी चेक लगाएंगे कि भाई अगर यूजर से ये फील्ड्स एम्प्टी आए तो आपने डेटाबेस में वैल्यू सेट नहीं करवानी, उसे एरर थ्रो कर रहा है। फ्रंट में क्या होगा, मैं भी उसी चीज को ख्याल रखूंगा कि लेट सपोज ब्राउजर में कोई उसने कोई रॉकेट साइंस लगा के, जावास्क्रिप्ट है वो कुछ भी कर सकता है, उसने एम्प्टी फॉर्म सबमिट करवा दिया, तो बैकएंड उसको ना सबमिट होने दे। पहली बात तो फ्रंट एंड ही ना जाने दे, अगर वो किसी तरह चला गया तो फिर बैकएंड न जाना दे, जाने तो वो सेव ही ना करवाए, मतलब डेटाबेस में जाए ना वैल्यू, अगर चली गई उससे हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेव होगा, एक अननेसेसरी स्पेस हमारी वहां पे जाया होगी। तो इसके लिए हम कहते हैं वैलिडेशन करनी है हमने। अब अभी क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू आ रही है, मैं कहता हूँ कि भाई ये फॉर्म सबमिट होना ही नहीं चाहिए जब तक ये एम्प्टी है। एक तो होता है कि हमारे पास ये इनपुट है ना, इनपुट पे आप कहते हो ये क्या है, रिक्वायर्ड है। अब ये क्या करेगा, इस डिफॉल्ट बिहेवियर है, या आप सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि भाई प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, बट ये तो एक अच्छा एक मतलब एक एरर नहीं है, हमें प्रॉपर यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए, मल्टीपल एरर मुझे दिखाने चाहिए। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको एक और फॉर्म के साथ। जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक हमने काम किया था जो मेरी मेरी फर्स्ट कंपनी में, जहाँ मैंने काम स्टार्ट किया, मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ये शेरवा डैन के नाम से प्रोजेक्ट है जिसने हमने काम स्टार्ट किया, और हमेशा ये जरूर दिखाता हूँ अगर मैं फार्म्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने खुद इसके फार्म्स को हैंडल किया था, और ये बहुत अच्छे हमें मतलब यहाँ पे आके हमने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो ये वेबसाइट है शेरवा डैन के नाम से, तो इसके मैं फार्म पे चलता हूँ। इसके भी वेबसाइट खैर अभी इन्होंने प्रॉपर काम चल रहा है शायद इस पे, तो ये भी प्रॉपर मतलब अभी लाइव तो की इन्होंने, शायद डेवलपमेंट में नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आप आते हो इसके साइन अप पे, यहाँ पे आके आप साइन अप पे, अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ साइन अप, ये आपको एरर शो कर रहा है, कर रहा है ना शो। अब इसने क्या किया, फ्रंट एंड साइड पे ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, सबमिट होने से पहले ही मुझे उसने एरर दिखा दिया कि भाई ये जो फील्ड है ना, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। टाइम अब उसमें डायनामिक भी है, मैंने टाइप किया ना फर्स्ट में, मैंने यहाँ पे कह दिया जरार, तो वो एरर चला गया। मैंने यहाँ पे कह दिया हामिद, उसका एरर चला गया। मैंने कहा यहाँ पे ईमेल, ईमेल में कहता हूँ जैसा कि zarar@gmail gmail.com, जैसे ही मेरा उसका सिंटेक्स एक ईमेल टाइप थी पूरा हुआ, एरर चला गया। यहाँ पे नंबर है, इसकी भी एक वैलिडेशन है। अब जब मैंने नंबर टाइप किया ना, मुझे इस टाइम पे इसकी वैलिडेशन वो एग्जैक्ट रिजिक्स याद नहीं है, ये हमने यूके के लिए
बनाया था, अगर यूके का हम कोई नंबर देंगे ना, अब ये यूके के फॉर्मेट में नहीं है, ये पाकिस्तानी नंबर का फॉर्मेट है। यूके का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, मतलब 3 नंबर होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर शायद हमारे पास 4 या 5 नंबर आते हैं। ये उस फॉर्मेट जब तक हम नंबर नहीं देंगे तब तक ये फॉर्म का एरर जाएगा ही नहीं, और तब तक हमारा फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। मैंने वैलिडेशन लगा दी, भाई यूके का नंबर आएगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड पे हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक पॉपअप आ रहा है, उसमें बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे इसी से हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कह दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यहाँ पे एक पासवर्ड, मैंने सारे जो उसके रिक्वायर्ड थे वो लिखे, वो एरर चला गया। यहाँ पे अब कंफर्म भी सेम होना चाहिए, यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके अगर मैंने इसको यहाँ पे दोनों पासवर्ड मैच नहीं कर रहे तो मुझे एरर दिखा रहा है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। यहाँ पे इसका वैसे गलत है, यहाँ पे कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल दिखा रहा है, सारा एक तरीके से होना चाहिए। हाँ, ये मतलब एक क्यू का काम है, वो इसके पकड़े। यहाँ पे गलत, मतलब इसकी जो है ना सिंटेक्स वाइज जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। तो ये एरर हैंडलिंग हमने कर रही है अपने इस रिएक्ट फॉर्म हुक के साथ। इसमें अब अगेन ये अकेला काम नहीं करेगा, इसमें कुछ और चीजें हमें ऐड करनी होंगी। साथ आपका हैंड रेजर। सर ये जो अभी आपने फॉर्म दिखाया है, तो ये जब आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे तो आप उन्हें मतलब कि जो आपने पूरी कोडिंग की थी रिएक्ट में, वो पूरी एक फाइल देते हैं या सिर्फ आप उन्हें एक लाइव वेबसाइट बना के देते हैं? नहीं, डेवलपर को ये खैर उसकी अपनी अप्रोच होती है। देखो, आप मेरे क्लाइंट हो, मेरे से आपने वेबसाइट बनवाई है, मैंने अपनी टीम लगा के 1 साल बाद आप वो प्रोजेक्ट रेडी कर दिया, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अब आपको पता है आप उस पर जो फर्दर काम करवाओगे कल, अब ये प्रोडक्ट है, इस पे कंटिन्यूसली काम होता रहेगा, इसका यूआई चेंज होता रहेगा, इसमें नई नई फीचर्स ऐड होते रहेंगे। आप ये काम किसी और को तो नहीं दोगे ना, आपको पता है कि यार इन लोगों ने बनाया है, इनके पास टीम है, यही मुझे जल्दी करके दे देंगे। तो उस केस में आप कह दोगे कि भाई मुझे अब आपकी सर्विस चाहिए आगे फर्दर, आप मुझे डेवलपर दे दो अपने, ठीक है, या मैं आपको, मुझे किसी ग्रुप बना के दे दो, उस ग्रुप में अगर मुझे कोई इशू फेस होता है मैं आपको वहां पे वो इशू वहां पे रिपोर्ट करूंगा, और आपका काम क्या है उस लाइव वेबसाइट को ऑन द स्पॉट फिक्स करना है। तो वो फिर आप उस क्लाइंट को सर्विस देना शुरू कर देते हो। पहले आपने बनाने के पैसे लिए, फिर आप उसको सर्विस दे रहे हो कि भाई अब हम आपको उसको मेंटेन कर रहे हैं। वही सेम सी बात है, एक कंपनी ने पहले गाड़ी बना दी, बाद में उसके मैकेनिक बाहर नहीं है, अब वही कंपनी आपको सर्विस दे रही है, कभी कल को कोई मसला होता है ना उसको ठीक आप उसी के पास लेके जाओगे, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं, किसी और के पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है वो कह लो, तो आप उसी कंपनी के पास जाओगे ना, तो आप उसी फिर बाद में दोबारा पैसे कमा रहे हो उसे सर्विस देके। तो ये चीज होती है। हाँ, क्लाइंट समटाइम कहता है उसे, अगर अगर रिस्की लगता है ना, अगर वो आपसे प्रोजेक्ट ले रहा है, आपसे बनवा लिया, बट किसी आपसे लेके मैंने दे दिया मुसव्विर को, मुसव्विर से क्या करूंगा, वो कैसे काम करेगा, उसे कोड चाहिए, तो फिर मैं उसे लाइव वेबसाइट के साथ साथ उसे मैं उसे उसकी सोर्स फाइल भी दूंगा कि भाई ये इसकी सारी सोर्स फाइल है, ये लो। लेकिन सोर्स फाइल क्लाइंट को चाहिए नहीं होती, उसे पता है कि भाई प्रोजेक्ट इनसे काम करवाना है। हाँ, जिस टाइम ये होता है कंट्रैक्ट होता है कि भाई कल को मैं अगर खत्म करता हूँ तो मेरे साथ सारे एसेट्स आप दोगे मुझे, इसके मैं उसने पे किया हुआ है और उसको देना पड़ता है। तो ये सारा उसकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट की चीजें हैं सारी। तो सर फिर तो हमें पूरा वो डेटाबेस फोल्डर सर जो है हम सोर्स फाइल नहीं होगा। देते, वो हम जो लाइव देते हैं वेब। स्मित एक मिनट में साथ अपनी बात कंप्लीट करो, मुझे यार मिक्स हो गया दोनों की आवाज, क्या कह रहे थे साथ, बारह बोलो। सर फिर तो वो जो कंपनी का ओनर है या फिर जैसे आप वो हैं डेवलपर हैं, तो आपको वो मतलब कि जो फोल्डर था जिसमें आपने वेबसाइट क्रिएट की रिएक्ट से, तो सेव करना पड़ता होगा लाइफ टाइम के लिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी नहीं किसी इमेज का यार, आइकन कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, आपने गिट को यूज किया है ना, जी सर। गिट को यूज किया है। गिट पे क्या करते हैं हम, कमिट करते हैं, हमारी हिस्ट्री पढ़िए पहले कमिट से लेके लास्ट कमिट तक की, जहां तक काम कर रहे हैं। तो कोड से क्या करना है, अपनी रेपो को सिक्योर करना है, उसके मल्टीपल आप कॉपी पेस्ट करके वो बना लो क्लोन, कोड सेव ही सेव है आपका, तो सेव रखते हैं। सर क्या कभी ऐसा होता है कि मतलब कि एक चलती अच्छी वेबसाइट है और उसमें किसी हाँ, इमेज का पाथ एरर हो गया है, कोई आइकन हाइड हो गया है, तो वो आपका क्लाइंट जो है वो आपके जिम्मे लग जाए कि यार ये तो मुझे फ्री में कर दो?
यार ऐसा करते नहीं है, वरना और फ्री वाला कोई सीन होता है नहीं, कहता ही नहीं है। इतना बड़ा क्लाइंट जो इतनी बड़ी ऐप बनवा रहा है ना, वो ऐसी चीज करेगा ही नहीं। हाँ, अगर कुछ वन टाइम प्रोजेक्ट है वो उसको रिवीजन में डाल डाल देगा। क्योंकि अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप उसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हो तो पता है कल को मुझे काम देगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे उसे तंग कर रहे हो कि भाई मुझे पैसे तो मैं तब चेंज करूंगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो आपसे तंग हो जाएगा। ये चीज है ना, ये कह लो कि उसमें माइक्रो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, तो इसमें क्लाइंट फिर भाग जाता है। अच्छा सुमित, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि मतलब हम जो एक क्लाइंट को लाइव वेबसाइट देते हैं, लाइव वेब देते हैं, ना कि हाँ, वो उसे फाइल देते हैं, वो फोल्डर सोर्स फाइल। दोनों दे, कैसे होता है मतलब, दोनों ये दोनों कहना चाहता हूँ। दोनों जो सिंगल टाइम प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें दोनों दे देते हैं हम, सोर्स फाइल भी और लाइव भी। लाइव ऑप्शनल होती है, लेकिन दिखाना उसको कोड का क्या पता उसको, उसे तो हमें लाइव ही देना है ना, तो उसे हम दोनों चीज दे देंगे। सर वैसे आपने अपने लिए कोई वेबसाइट बनाई है, मतलब ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो बनाते हैं? मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पोर्टफोलियो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ये आप लिंक्डइन पे जाओगे ना। हाँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अपने लिए इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बनाई, अपनी वेबसाइट मैंने जरूर हाँ बनाई हुई है, वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ये इसके प्रोफाइल के सेक्शन में ये वेबसाइट है, ये वाली, ये बनाई हुई है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इनके क्लिक करने पे मूव कर जाएगा, गिटहब पे चला जाएगा यहाँ, मतलब उसका ये रिज्यूम में इसकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये एक एचआरएफ है सिंपल, एक डाउनलोड का एंकर टैग के ऊपर ना डाउनलोड दे दो, उसमें एचआरएफ में आप पा दे दो फाइल का, और वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, मेरे पास इसकी जो रिज्यूम है मेरी, वो डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डाउनलोड वाली सीन जो इस पे लगी हुई है। वो एंकर टैग है, एंकर टैग के ऊपर एचआरएफ है, मैंने पास दिया हुआ है सारा उस फाइल का, एक पीडीएफ की फाइल है, और उसे डाउनलोड का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने पे मेरी ये रिज्यूम में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वेबसाइट बनाई थी हाँ मैंने। सर एक चीज होती है डोमेन की, तो जब आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो जो डोमेन होती है वो आपको आपका क्लाइंट बाय करके देता है, या फिर वो भी आपने करनी होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि भाई आप मुझे खरीद के दोगे, लेकिन ये क्लाइंट खुद खरीदता है डोमेन। अब डोमेन के पैसे होते हैं, डॉट कॉम भी खरीदोगे ना तो महंगी पड़ेगी। जैसा कि मैंने इसको ओपन किया था ना, इसकी डोमेन क्या थी, आप यहाँ पे देखते हो ना, शिरमा डैन की डॉट को यूके है, तो उन्होंने इसकी डोमेन खरीदी हुई है। तो ये डोमेन आपको क्लाइंट ही पे करता है इस चीज के, आप पे नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट की सर्विस है। आप काम करोगे लेकिन पैसे वो देगा उस चीज के। तो सर आप मतलब कि जब उसे लाइव प्रोजेक्ट देते हैं तो आप सीधा डोमेन पे ही करते हैं, या पहले वर्सल पे फ्री करके दोबारा उस पे कन्वर्ट पहले करते हैं? फ्री फ्री, भाई कौन करता है पहले पे पे करने का फायदा नहीं है पे वाले जाने का, क्योंकि जब प्रोडक्शन में ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं कर रहा, उससे आपको कोई अर्निंग है ही नहीं, तो फिर क्यों करोगे उसके लाइव, उसके पेड पे, फ्री पे करो उसको। टेस्ट ही तो करना है आपने। तो ये कौन सी बड़ी चीज है, पेड करना है जाके उसका, वहां से जाओ वर्सल पे, 2 क्लिक है। जैसे 2 क्लिक में लाइव होता है ना, ऐसे 2 क्लिक में वो पेड हो जाता है, मतलब वो सारा डोमेन खत्म हो जाएगी, आपकी जो बनाना चाहते हो वो बन जाएगी। वर्सल पे डॉट कॉम की मिलती है। डॉट पीके की जो है ना, पाकिस्तान में डॉट पीके, वो पता नहीं 2 से 3 हजार में मिलती है 2 साल के लिए। 2 हजार में 2 साल के लिए आप चलाओ, सस्ती मिल जाती है। डोमेन जितनी अच्छी लोगे उतनी वेबसाइट की रैंकिंग में फर्क पड़ता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है, वो उसके सर्वर पे फिर डिपेंड करता है। सर डॉट कॉम ज्यादा बेस्ट है ना डॉट पीके से? ज्यादा बेस्ट है हाँ, ज्यादा बेस्ट है, ऐसी बात है। डॉट सर पीके तो और सिर्फ पाकिस्तान में चलेगी, डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड चलेगी। सर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बना दी है, फिर अगर फ्यूचर में हाँ आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो सर फिर वो फिर दोबारा लाइव करेंगे आप उस वेबसाइट को? यार, हम एक जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच को करते हैं लाइव। जब भी मैं उस ब्रांच में पुश करूंगा, जो हमारा है ना वर्सल, अब ये मेन ब्रांच के साथ मेरा लाइव है, जब मैं मेन में जाके चेंज करूंगा ना, तो वैसे ही मेरा ये चेंज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा भी सकता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे। अच्छा सुमित, आपका हेडर था, आप सवाल पूछे तब तक। सर मतलब जो लाइव होती है हमारी वेबसाइट, वो कहीं ना कहीं पे सर्वर पे होस्ट हो रही होती है, हाँ कहीं ना कहीं जगह पे वो चल रही होती है, तो उसमें हम हाँ, सेल्फ तो और होस्ट क्या। कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास नहीं, सर्वर या हो तो एक, फिर या कर अपना सकते हो, सर्वर बना अपना के। सर्वर बना लो,
अपना सर्वर बना लो, कर लो सेल्फ होस्ट उसको। अपना सर्वर बनाने का मतलब अलग क्या है, मतलब अच्छा खासा पैसा है, मतलब आपको अच्छा खासा खर्चा करना है, पर अपना मतलब सर्वर एक बना पीसी ले सकते। लें, उसे सर्वर लिनक्स का एक सर्वर वाला लगा के ओएस जो है उसे हाँ 24 घंटे चलता रहे, ऐसे काम हो जाएगा सर? उस पे होस्ट कर दे। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा यार, सारा कुछ हो जाएगा उससे, सब पॉसिबल है वो। अच्छा इसे मेरा वो गिटहब भी ना लॉगिन नहीं है, दूसरे वाला गिटहब लॉगिन है, जाके आप क्या करते हो, एक ब्रांच को लाइव करते हो। जब भी उस ब्रांच में कोड पुश करोगे तो आपकी ये लाइव चल रही होती है पाइपलाइन, वो उसको वैसी चेंजेस आई वैसे दोबारा लाइव कर देगा। तो आप उसी ब्रांच को लाइव करते रहते हो, एक ही ब्रांच को। या फिर जैसा कि था ना वो हेरोको, हेरोको में क्या करते थे, कमांड रन करते थे, कोड पुश करने के बाद वो उसको दोबारा लाइव कर देता। तो ये लाइव करने वाली चीजें खैर अभी हम देख लेंगे दोबारा आगे चल के काम करने हैं, ये तो एडिशनल चीजें हैं साथ में। बैकएंड का थोड़ा सा लाइव करना थोड़ा सा चेंज होता है, फ्रंट एंड तो बहुत आसान है, बैकएंड थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमें एक वर्सल डॉट उसमें जेसन की फाइल बनानी पड़ती है, कुछ चीजें कन्फिगरेशन करनी पड़ती है, फिर जाके हम वहां पे उसको कर पाते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। खैर अभी यहाँ पे खैर हम बात कर रहे थे अपने फॉर्म्स की। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे अभी हमने अब काम करना है एरर वैलिडेशन पे। अब सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। इसके साथ हम ना जो रिएक्ट हुक फॉर्म है इसके साथ हम कुछ एडिशनल पैकेज यूज करते हैं जो कि एक यप करके है। ठीक है, यप करके हमारे पास एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि स्कीमा बनाने के लिए यूज होता है। अब देखो मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास ये टाइटल जो है वो रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास ये खत्म कर दो सारा। ये जो मेरे पास मैंने कहा यहाँ रिक्वायर्ड है, तो इसका मैं स्कीमा दूंगा कि भाई एरर दिखाना है। अब एरर दिखाने के लिए मुझे एक क्या करना होगा, एक यहाँ पे एक रिजिक्स भी बनाना पड़ेगा। रिजिक्स मतलब है कि स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा बनाने के लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज जो यूज करते हैं वो यप है, और बहुत सारे हैं। फिलहाल यहाँ पे हैंडल एरर के अंदर आप आते हो, यहाँ पे आपको दोनों पैकेज के नाम मिल जाएंगे, वो ये दे रहा। एक हुक मतलब हुक फ्रॉम रिजॉल्वर है, एक ये आपको कॉल करना है, और एक आपको यप कॉल करना है, मतलब इंस्टॉल करना है। मैं कॉपी करता हूँ कमांड को, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ, और यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट में कमांड रन कर देता हूँ। ये एंटर किया तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरे भी पैकेज और जिसमें दो चीजें ऐड कर देगा। यहाँ पे भी आपको दिखेंगे जैसे ये कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे यप आ गया हमारे पास, और यहाँ पे एक चीज और आएगी, ये आ गई। ठीक है, दोनों चीजें आ चुकी हैं। यूज कैसे करना है, जहां से ये इंपोर्ट्स हैं ये दोनों के दोनों आप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप अपने यहाँ पे आ जाओ, अपने फॉर्म पे आ जाओ, पहले इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया, अब यूज करना है इसको। अभी जो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया था डिफॉल्ट वैल्यू, इसी के बाहर यहाँ पे एक रिजॉल्वर करके आप पास करोगे, और इसके अंदर क्या करोगे आप, यहाँ पे आई थिंक सो यप रिजॉल्वर करके ये है, इसे आप कॉल कर लोगे। और इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा होगा एग्जाम्पल में, स्कीमा बनाओगे, स्कीमा यहाँ पे पास कर दोगे, इसके हमारा ये स्कीमा बना हुआ है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से ताकि मुझे वहां पर लिखना पड़े। यहाँ पे आके मैंने एक स्कीमा बनाया जो कि मैं फंक्शन से बाहर बना रहा हूँ, ये बाहर बना लो कोई मसला नहीं है। तो अब इसके अंदर मैं स्कीमा पास कर दूंगा, ये मेरा क्या है, स्कीमा है ऐड प्रोडक्ट का। इसका नेम आप कॉपी कर रहे हो और यहाँ पे आके पास कर रहे हो। ठीक है, अब यह रिजॉल्वर जो है ना वो यहाँ पे आपका आके कॉल होगा। कॉल क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो कॉमा यहाँ पे सेमीकोलन के साथ इस तरह आएगा। अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ मैंने डिफाइन करना है अपना, ये एक हटा दो यहाँ पे, इससे कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल है, मैं कहता हूँ कि भाई ये रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे जब स्ट्रिंग में जाओ, इसकी टाइप स्ट्रिंग है और ये रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपको, अभी आप इसको रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करने के बाद आप इसे सबमिट कर रहे हो, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। एक तो ये हमें बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, पहले ये हटाओ। ये भी फिलहाल जो चला ये हमारा जब नहीं चला, ये रिक्वायर्ड वाला एट्रीब्यूट चला है अभी। सो यहाँ पे आते हैं, अब इसे मैं सबमिट करता हूँ, रिफ्रेश कर लो। अभी हमारा हो ही रहा, ब्लिंक कर रहा है, वहां पे कोई मसला है। अब जो एरर इसने थ्रो किया होगा, एरर मुझे यहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा अब उसकी बात करते हैं।
ये हमारे पास जो एक फॉर्म है ना, यूज फॉर्म, इसके अंदर हम एक डिस्ट्रक्चर करते हैं, होती है फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें मिलेगा एरर्स करके, ये ऑब्जेक्ट है। इस एरर्स के अंदर क्या कर लो आप, पहले दिखने के लिए इसे यहाँ पे कंसोल करवाओ कि भाई आता क्या है इसमें। फिलहाल आप देखते हो बाय डिफॉल्ट ये एरर्स का ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें एक चीज आ गई कि भाई प्रोडक्ट टाइटल, मतलब इसके अंदर एक एरर आ गया। ये कंटिन्यूसली क्या करता है, लिसन करता है अपने उन इनपुट्स को जहां जहां हमने कंट्रोल पास किया, मतलब उन सबको कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है। अब यहाँ पे आके देखते हो, यहाँ पे कर रहा है प्रोडक्ट टाइटल में मैसेज करके दिखा रहा है एरर, प्रोडक्ट टाइटल इज रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, टाइप रिक्वायर्ड है, इसमें एच रफ है, ये कोई चीजें आ रही हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट इसने खुद मैसेज बना के दिया उसके नाम के साथ। अगर मुझे अपना मैसेज कस्टम दिखाना है तो मैं करूंगा, यहाँ पे आके रिक्वायर्ड के अंदर स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये मैंने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया। अभी आप यहाँ पे आकर देखते हो, इसको रिफ्रेश कर लो, दोबारा इसने एरर थ्रो किया, यहाँ पे जो मैसेज है वो आपका वो कस्टम वाला है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है, मसला कोई नहीं रहा आपके लिए, वो तो पता है आपको एरर्स में क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे दिखाना है ना। यहाँ पे आके एक पी टैग लो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दो, यहाँ पे कहो कि भाई एरर्स के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट टाइटल करके एक आएगा, और उसके अंदर क्या है, मैसेज है जो कि आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। इसको कर दो आप ऑप्शनल चेंजिंग के साथ कि कल को नहीं भी आता तो कोड धमाका ना करे। तो ये लो, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर रहे हो, ये एरर दिखाई दे दिया, जैसे आपने टाइप किया एरर गायब, कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है। अगर दोबारा किया तो फिर दिखा दिया उसने। अब पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसको आप फील नहीं कर देते। आपको दिखाना था ये रेड में, तो यहाँ पे आगे क्या कर दो, ये आपका स्टाइलिंग का काम है, यहाँ पे क्लास नेम दो टेक्स्ट हाइफन डेंजर, तो अभी आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा वो रेड दिखाई देगा। आपने इसकी बॉर्डर को रेड करना है, तो इनपुट के जाके यहाँ पे आके आप आई थिंक सो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पास करते हैं, क्लास नेम देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर क्या है हमारे पास, डेंजर। आई होप कि ये इसकी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। इसकी हमें बॉर्डर रेड करनी है ना, तो इसकी क्लास एक और एट्रीब्यूट के साथ जाएगी जो कि यहाँ पे तो नहीं लगेगी। चले फिलहाल मैं एक चीज देखता हूँ, और इनपुट है ना, इनपुट का हम दो तरह से चेंज करते हैं। एक होता है हमारे पास की सिलेक्ट करने के बाद, खैर ये दो चीजें यहाँ पे हैं, एक है ऑन फोकस, ठीक है, एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर बाय डिफॉल्ट है, एक बॉर्डर हमारे पास ऑन फोकस आ रही है, तो दो चीजों को हमें ओवरराइड करना है। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जी जी, अरे दोस्तों ये बोर्ड रेड हो तो बॉर्डर रेड तो हो गया था, वो तो रेड हो गया था, लेकिन हमें ऑन फोकस जो है ना वो भी चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो यहाँ पे बॉर्डर जो होगी आपकी 1 पिक्सल होगी, सॉलिड होगी, और ये रेड होगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपके पास ये बॉर्डर रेड हो चुकी है, लेकिन ऑन फोकस जो है ना वो रेड नहीं हुआ। इसके लिए आप आई थिंक सो एक इसकी और प्रॉपर्टी है ऑन फोकस या एट्रीब्यूट है वो, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब, सॉरी उसके लिए। ऑन फोकस इस पे आप कुछ ना कुछ करते हो पास, ठीक है, इसके हम बॉर्डर को चेंज करते हैं, बट बीइंग अ डेवलपर हमें हर चीज फिंगर टिप पे नहीं होती, हम क्लिप आ जाते हैं चेंज कलर ऑफ इनपुट ऑन फोकस। तो ये कह रहा कि भैया आपको एक सूडो क्लास लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और सूडो क्लास ही काम करेगी, तो इसको पकड़ लो यहाँ पे। चलो अभी करते हैं इसको, अब देख लिया तो वो ये कह रहा है कि भाई सूडो जाके ये चीजें हैं, इनपुट का टैग पकड़ो, उसमें फोकस में जाओ, उसके प्लेस होल्डर में जाके ये तो प्लेस होल्डर को चेंज कर रहा है, जो हमारा काम है ये उसको चेंज नहीं कर रहा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये उसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, खैर कोई ना कोई क्लास में पकड़नी पड़ेगी बस, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये दिखा रहा है, ये इनपुट के साथ यहाँ पे आंसर में दिया हुआ इशू क्या था, वगैरह का चेंज बूटस्ट्रैप इनपुट फोकस ब्लो ग्लो। ये तो बूटस्ट्रैप की जो इनपुट है ना उसको यहाँ पे चेंज कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है क्लास को, और इसके लिए यहाँ पे ये है
ठीक है, तो आई थिंक सो इस पे जो हमारा काम होगा ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग देता हूँ और स्ट्रिंग में आके मैं कहता हूँ कि भाई क्या है, एंड है, और शायद फोकस करके या ऐसे में पकड़ना पड़ेगा जो कि यहाँ पे दिखा रहा था अभी। ये हमारे पास जो फिलहाल है ना ये उसका है, बूटस्ट्रैप की इनपुट का। हमारे पास बूटस्ट्रैप की इनपुट नहीं है, हम डिफॉल्ट इनपुट की बात कर रहे हैं। यहाँ भी है, ये रहे, ये सेम वही चीज़ है। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम कहते हैं फोकस कर दो, और यहाँ पे आके कर दो, वो बता भी रहा है हमें कि भाई एक ऑब्जेक्ट ले लेगा आपसे, और अब पता नहीं इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगेगा भी कि नहीं इस तरह से, या फिर बाहर देना पड़ेगा। अ, बाहर तो शायद ना आ जाए इसमें। चले अपनी साइड में देखिएगा इसको यार, अभी मैं नहीं देख रहा है इसको। अगर ना आए तो बता देना, फिर मैं जरूर देखूंगा। अगर आपको नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं करना, मैं एमबीआई पे जाऊंगा, एमबीआई की टेक्स्ट फील्ड यूज करूंगा। ट्राई कर लेना, सारी चीज में माहिर है, 2 मिनट में आपको निकाल के दे देगा चैट जीपीटी से। तो ये स्टाइलिंग की चीजें हैं, तो उसको आप हैंडल करना खुद। ये लो निकाल के दे भी दिया उसने, कहा था ना मैंने। ये डायरेक्ट है, हम उससे इनलाइन देख रहे हैं यार, इनलाइन इनलाइन, ये तो हमें डायरेक्ट टारगेट कर रहा है ना। हम क्लास देंगे, फोकस की क्लास देंगे, ये जो काम कर रहा है वो ये वाला काम कर रहा है। यहाँ पे इनपुट को क्या दो, आप एक क्लास नेम दो, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे दे दिया स्टाइल, कोई भी कह लो कि ये कौन सी है, प्रोडक्ट टाइटल। इसको जाके आप स्टाइल शीट में जाके सिलेक्ट करो, फिर वो करो, आप इनलाइन देख लो कोई भी। तो काम आपने खैर ये करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टाइम क्यों लगा रहे हैं इस पे इतना। सो इसकी आप फोकस के भी इसकी वैल्यू को चेंज कर देना यहाँ पे, जो भी होगी। फिलहाल मैंने बॉर्डर को दिखाया है, आप सेम क्या कर सकते हो, अब इसको कंडीशनल करना है। ये बाय डिफॉल्ट चीज क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। मैं इसे यहाँ करूंगा कंडीशनल। मैं इसे कहता हूं कि भाई अगर हमारे पास जो एरर्स हैं, एरर्स डॉट टाइटल डॉट मैसेज अगर है, तो क्या करना है, तब मुझे ये चीज यहाँ पे दिखानी है। ये तब अप्लाई होगी जब ये चीज एग्जिस्ट करेगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे पास वहां पे नहीं होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो अभी आप देख रहे हो नहीं, अभी लॉजिक नहीं चल रही इस पे। तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा, एक और यहाँ पे हम जो कह रहे हैं ना कि बॉर्डर यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कंडीशनल, और यहाँ पे आके कह दो कि आपसे कर दो ये वाला रिटर्न। अभी देखते हैं अभी अप्लाई होता है, अगर हो रहा तो ठीक है, वरना फिर अपडेट कर देंगे। रिफ्रेश कर लो पहले एक दफा ऐप को, ताकि स्टेट अपडेट हो जाए। पहले कह रहा है कि मैसेज ना डिफाइन, जो कि एज पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे अभी एरर है ही नहीं, तो कोड धमाका कर रहा है। तो मेरे ख्याल में पहले वाली भी चल रही होगी, वो हमने ऐप को रिफ्रेश नहीं किया था जस्ट। तो अभी यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया हुआ है हमने, यहाँ पे सबमिट किया, एरर आ गया हमारे पास, बॉर्डर इसकी रेड है। मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे वो हो रही है अप्लाई। अब बॉर्डर रेड नहीं है, शायद जो मैंने पहले लॉजिक लिखी थी वो भी काम करेगी। यहाँ पे आप ये हटा दो और यहाँ पे एंड एंड दे दो, तो अभी भी ये काम करेगा। एक दफा रिफ्रेश कर लो और यहाँ पे आके इसे आप सबमिट करो। अभी एरर आपके पास बॉर्डर रेड है, यहाँ पे आपने टाइप किया, अभी आपके पास रेड नहीं है, वो पहले कोई डॉम अपडेट नहीं था इसलिए। तो ठीक है, तो ये अभी आपने क्या करना है, कल की क्लास है जो हमारी 9:30 पे होगी, उस पर हम क्या करेंगे, अभी फॉर्म के इसकी वैलिडेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कल नेस्टेड फॉर्म्स बनाएं, और नेस्टेड फॉर्म्स को इस इशू को ही समझें कि भाई एक रियूज फॉर्म हुक है, हमारे जिंदगी को कितना आसान कर रहा है। क्या ख्याल है? तो कल जो हम देखते हैं ना, हम नेस्टेड फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे थोड़ा सा, जो कि नेस्टेड होगा, फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल की जो हमारी क्लास होगी ना, फिर उसमें हम इसी जो अभी फॉर्म्स है ना, इसको डिटेल में और लेके चलेंगे,